सर एक रहनुमाई कीजिएगा, जो हमला हुआ है कतर पे, इसकी नोयत ऐसे लगती है जैसे ईरान पे हमला जैसे हुआ था तो उनकी भी पॉलिटिकल क़यादत और जो मरकजी क़यादत है उनको भी शहीद कर दिया गया था। वहां भी मुज़ाकरात चल रहे थे, यहां भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इसका जो फासला है वो 2228 किलोमीटर है, फ़ज़ाई फासला। क्या कोई त्यारा आया, ड्रोन हमला किया गया या कोई मिसाइल फायर हुआ? ये एक बात है। दूसरी बात है कि क्या ये पूरे अरब वर्ल्ड को जो है वो चैलेंज किया गया है, इसके बाद किसी और मुल्क पर भी हमला हो सकता है? देखिए, दो बातें मियां साहब। पहली बात तो यह है कि ईरान और कतर की जो पोजीशनिंग है ग्लोबल चेस बोर्ड पे वो जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान में जब इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया तो हम सब ये बात कर रहे थे कि क्या ईरान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो गई, और क्या अंदर तो लोग मौजूद नहीं थे, और उन्होंने वहां पे एआई और एआई रिलेटेड और मोसाद के एजेंट्स और मुख्तलिफ वो सारा मामला वहां पे। और ये ना सिर्फ ये कि इस्माइल हनिया, बल्कि उसके बाद जब ईरान और इसराइल की जंग हुई तो उसके दौरान भी आप के ज़हन में होगा कि उनकी जो अस्करी क़यादत थी उनको निशाना बनाया गया ईरान में, और वो कहा यह गया कि वो ईरान के अंदर ही उनको मुख्तलिफ मोसाद के एजेंट्स मौजूद थे जिन्होंने निशाना बनाया उनके अस्करी शख्सियात को, इमारतों को। बल्कि इस्माइल हानिया के बारे में तो ये बात की गई कि 2 महीने पहले से वहां एक्सप्लोजिव रखे हुए थे उस इमारत में जहां पर वो उन्होंने क्याम करना था। अब आपने जो नुकता उठाया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग के हवाले से मैं कहूं कि ईरान के अंदर तो ये सिक्योरिटी, लेकिन कतर एक ओपन जो है वो मुल्क है, और दोहा में आप देखें, दोहा में जो है वो सेंटकॉम की एयरबेस भी है, और जब ईरान पे अटैक हुआ था तो आपको याद होगा कि ईरान ने जवाब में कतर के ऊपर भी एक मिसाइल दागे थे उस रात को, लेकिन कतर ऑन बोर्ड था। यानी कतर को यकीनन ईरान ने पहले बता दिया था कि भाई हम यहां पे अटैक करेंगे, लेकिन यह कि आप उसके नतीजे में वो बेसिस खाली हो गई थी सेंटकॉम की और सारा मामला हुआ था। अब देखना यह है जो आपने नुकता उठाया कि ये जो अटैक है ये अभी तो इसराइल ने कह दिया कि हमने फजाई हमला किया है। अब फजाई हमले की नौयत यह है कि वो यहां पे सेंटकॉम भी है, ज़हन में रखें, कतर में सेंटकॉम है। वो सेंटकॉम जो इस पूरे रीजन को देखती है, उस सेंटकॉम का हेडक्वार्टर जो है वो कतर में है। अब इसराइल ये कह रहा है कि जी हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड लिया था। तो सवाल यह है कि यहां तो 2-3 मामलात ऐसे हैं कतर के जिनके हवाले से कतर की पोजीशनिंग, एक तो सेंटकॉम यहां पे मौजूद है, दूसरा अल जजीरा। अल जजीरा एक बहुत बड़ी अरब दुनिया में एक बहुत बड़ा, आप समझे, इंफॉर्मेशन का एक ऐसा वेपन है जो अरब दुनिया सारी अल जजीरा से ग्लू करती है। और अल जजीरा के साथियों ने कुर्बानियां भी कितनी दी पिछले दिनों, वो भी सारे कतर में है, लेकिन वो कतर जो है वो पीछे नहीं हटा था, बल्कि नेतन्याहू ने यह भी इल्जाम लगा दिया था पिछले दिनों कि कतर जो है वो फाइनेंस करता है हमास को। अच्छा, फिर उसमें एक बात और बड़ी अहम है, और वो ये बात अहम है कि ये एक तो मैंने आपसे बात की ना कि क्या ये इसराइल से फायर हुआ है या ये लोकल कतर में ही, क्योंकि कतर एक ओपन शहर है, वहां पे एक्सप्लोजिव्स थे, ड्रोन किसी गाड़ी से फायर हुआ, कोई एआई से रिलेटेड कुछ छोटे वेपन्स थे। क्योंकि देखें, ये अगर दूर से अगर वो इमारत को देखें जिसको निशाना बनाया गया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि इमारत एक एग्जैक्ट टारगेट हुआ है इमारत को, और उसमें ही यानी कोई शहरी या कोई आम लोग, बाकी लोग शहीद नहीं हुए अभी तक जो इतलात आ रही हैं। वो सिर्फ वही इमारत जहां पर ये सारी शख्सियात मौजूद थी, और ये इसलिए मौजूद थी खलील अल हया समेत कि आज इनको ये कहा गया था कि आज जो है रात तक आप ये ऐलान कर दें कि हम, अच्छा ये बार बार कह रहे थे कि हम कबूल कर रहे हैं सारे मामलात को जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप का पेश करदा प्लान है, लेकिन उसमें ये बात हमें बताएं कि इसमें गारंटी क्या होगी कि जैसे ही हम 48 या 20 लोगों को रिहा करें, वहां से 48 सारे लोगों को रिहा कर दें, तो वो तो वहां से तो सैकड़ों लोगों ने रिहा होना है, कैदियों ने, तो वो सारे एक साथ कैसे रिहा होंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें यह गारंटी दी जाए कि इसराइल दोबारा जंग नहीं करेगा, और ये गारंटी हमें सिक्योरिटी काउंसिल की चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ये ऐलान हो कि इसराइल दोबारा गजा पे अटैक नहीं करेगा, और हम और किसी की गारंटी नहीं चाह रहे। अच्छा, कतर और बाकी मीडिएटर्स कह रहे थे कि भाई अब इस वक्त आप इसको जल्दी करें, क्योंकि गजा में जाहिर है बड़ी कोशिश थी उनकी कि जंगबंदी हो जाए। हमास के लोगों ने आखिर में ये किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, इस कंडीशन को भी हम खत्म कर देते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की गारंटी ना हो, बल्कि जो मीडिएटर्स हैं सारे मुल्क, अगर आप कह रहे हैं, स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, तो हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम कैदियों की फहरिस्त बना लें।
तो उसमें जो कैदियों की फहरिस्त फिर इन्होंने कहा कि हम बनाते हैं, और इनको कहा गया कि आप आज दें वरना आज रात को फिर गजा पे जो है बमबारी हो जाएगी, और वो लास्ट वार्निंग प्रेसिडेंट हम दे चुके हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, डॉक्टर साहब आपकी गहरी नजर है इस मामले पर। जो सोशल मीडिया है इसका इजराइल का, बाकायदा तौर पे इजराइल तो किसी की गारंटी मानता ही नहीं है, जो इनका जो सोशल मीडिया है वो ये भी कह रहा है कि हमास की क़यादत जहां जहां पर छुपी हुई है वहां पर भी निशाना बनाएंगे, वो कोई भी अरब वर्ल्ड हो, वो सऊदी अरब क्यों ना हो। तो क्या जो इजराइल है वो इस तरह की जुर्रत कर सकता है कि दूसरे अरब ममालिक में भी ऐसी जो है वो हरकत कर सकता है जैसे सऊदी अरब? मियां शाहिद साहब, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त हमास की तमाम क़यादत शहीद हो चुकी है। इस वक्त अगर आप मूसा अबू मरजूक की बात करें तो वो भी शहीद हो चुके, तमाम पोलिट ब्यूरो शहीद हो चुका है, इस्माइल हानिया शहीद हो चुके हैं, खालिद मिशाल शहीद हो चुके हैं। इसमें जो है वो जो ज़ाहिर जबरैन थे वो शहीद हो चुके हैं। इसमें जो है वो तमाम पोलिट ब्यूरो शहीद हो चुका है आज। तो हमास का कोई भी शख्स जो है इस वक्त, कोई भी शख्सियत जिंदा मौजूद नहीं है किसी भी मुल्क में। ये सारा पोलिट ब्यूरो आज शहीद हो गया है। यही लोग थे, यही सारे रहनुमा थे, यही एक जगह बैठे थे, यही फाइनलाइज कर रहे थे, ये सारे शहीद हो गए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, डॉक्टर साहब फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर हैं महमूद अब्बास, वो लंदन में हैं। महमूद अब्बास जी, महमूद अब्बास लंदन में। जी जी सही साहब। एक तो बड़ा वाज़ेह लगता है कि भाई पीस उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए ना, वो पीस अगर हो जाए तो नेतन्याहू का अपना जवाब खत्म हो जाएगा और वो शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा उसको। एंड सेकेंडली मुझे ये बताएं कि ठीक है, पूरी की पूरी लीडरशिप उनकी जो है वैक्यूम तो नहीं रहेगा। अब क्या ये भी खतरा है कि जो 20 बच गए हैं उनके पास, और नेतन्याहू चाहेगा कि वो 20 जो है उसको रिएक्शन में ये हमास के लोग जो गजा में है वो उनको मार दें और वो उसको एक जंग का मौका और मिल जाए, बिकॉज जंग के अलावा उसकी सर्वाइवल इज वेरी अनपॉपुलर, वो केसेस में मतलूब है। तो ये था मतमय नजर कि इनको मार के जंग को जारी रखा जाए। देखिए, इसमें जो सईद काजी साहब, जंगबंदी तो शायद हो जाए, जंगबंदी हो जाए गजा का, लेकिन जो मुस्तकबिल है वो किस अथॉरिटी के पास जाएगा, कौन सी अथॉरिटी उसको हेड करेगी, टेक्नोक्रेट्स कौन से होंगे, उसमें हमास की एक बहुत बड़ी आवाज थी। और कौन सी शख्सियात हैं जो हमास के लोग कह रहे थे कि जी ये जंगबंदी के बाद जो है ये वहां पे जाएंगी, और कौन से कैदी रिहा होंगे। मुख्तलिफ कैदियों के ऊपर हमास ने बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखें कि फ़लस्तीनी क़यादत को निशाना नहीं बनाया गया, हमास फ़लस्तीनी क़यादत में जो हमास के रहनुमा हैं उनको निशाना बनाया गया है। अमेरिका बराह रास्त हमास से बात कर रहा था। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, जो मैं पहले बात कर रहा था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, वो लंदन में हैं, और उनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगी है वीज़े की कि उन्होंने अपने 80 साथियों के साथ जो जाना था अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में, तो उनका वीज़ा जो है वो कैंसिल कर दिया गया। और 22 तारीख को सऊदी अरेबिया और फ्रांस ने अरब ममालिक और सारे दूसरे यूरोप के और पूरी दुनिया के मुल्कों को बुलाया हुआ है, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है जिसमें उन्होंने 2 स्टेट सोल्यूशन का ऐलान करना है। मैंने आपसे बात यह की कि देखें, जिस जगह पर प्रेसिडेंट ट्रंप पहुंच चुके थे और जहां पे इसराइल बिल्कुल दीवार से लगा हुआ था, और ये असल बात यह थी कि हमास की लीडरशिप जो शराइत पेश कर रही थी। देखें, इजिप्ट के लिए मसला होगा आगे, इजिप्ट के लिए मसला होगा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर के मसले को इन्होंने इजिप्ट के कहने पर रखा हुआ था कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर रफा की क्रॉसिंग को खोला जाए। इन्होंने ये जो बात की थी कि सारी की सारी इजरायली फौज विड्रॉ हो जाए और दोबारा अटैक नहीं होगा, इसकी गारंटी सिक्योरिटी काउंसिल दे। अब देखें, अरब ममालिक अंदर चले जाए। मैंने आपसे बात की ना, फलस्तीन के बिहाफ पे बात कौन करेगा? बात करने के लिए सिर्फ महमूद अब्बास हैं, यानी फलस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं।